चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरएस आरटीएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो आइए एक एक को हम लेते हैं। सबसे पहला अंकेक्षण के उद्देश्य। अंकेक्षण के उद्देश्य देखने हैं हमें, तो हम अंकेक्षण की परिभाषा में देख चुके हैं कि एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि लाभ हानि खाता जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है किसी संस्था का, वो सही लाभ हानि बताए, और चिट्ठा जो होता है बैलेंस शीट वो सही आर्थिक स्थिति बताए। यह पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य है अंकेक्षण का। आप इसमें देख सकते हैं कि चिट्ठा जो है सही आर्थिक स्थिति बताए और लाभ हानि खाता सही लाभ हानि को बताए। इसके बाद दूसरा उद्देश्य है अशुद्धियाँ जो भी हुई है लेखांकन करते समय, जो भी त्रुटियाँ या गलतियाँ हुई है, वो किसी प्रकार का कपट या गबन हुआ है तो उसका पता लगाना अंकेक्षण का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अंकेक्षण का तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अंकेक्षण होने से संस्था के जो कर्मचारी है, कार्मिक है, उन पर दबाव और डर रहता है, इसलिए वह अशुद्धियाँ और गबन करने से बचते हैं। तो अशुद्धियाँ और गबन को एक प्रकार से रोकना भी अंकेक्षण का एक उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य है अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षक जो होता है ऑडिटर, उसको संस्था की कमियों का पता चलता है जिनको दूर करने के लिए वह प्रबंधकों को सलाह दे सकता है। तो प्रबंधकों को बहुमूल्य सलाह प्राप्त होती है कि इस प्रकार से कीजिए, इस प्रकार से कीजिए, तो उसको लागू करके जो है संस्था की कमियों को दूर किया जा सकता है। तो ये चार उद्देश्य हुए। पांचवा है अंकेक्षण होने से संस्था के कार्मिक अधिक सावधान होकर अनुशासनबद्ध तरीके से और ईमानदारी से काम करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वर्ष के अंत में उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, उनके द्वारा जो लेखांकन कार्य किया गया है, उसकी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा जांच होगी। तो इसलिए वो पूरी सावधानी और ईमानदारी से कार्य करते हैं। अगला उद्देश्य अंकेक्षण के कारण प्रबंधकों को के अवैध कार्यों पर लगाम लगती है और विनियोजकों के हितों की रक्षा होती है। आप जानते हैं बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनमें बहुत सारे व्यक्तियों का पैसा इन्वेस्ट होता है, तो वो हम दिन प्रतिदिन के काम में भागीदारी नहीं निभाते हैं। जब भी एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम होती है तभी वो उपस्थित हो पाते हैं। तो साल भर में प्रबंधक ही उनकी तरफ से काम करते हैं। तो प्रबंधक किसी प्रकार का इलीगल या अवैध कार्य न करे, वो एक डर उनमें रहता है जब अंकेक्षण होता है। लास्ट है अंकेक्षित जो हिसाब किताब होता है, जिस हिसाब किताब का अंकेक्षण हो रखा है, उसको बैंक, बीमा कंपनियां और आयकर अधिकारी विश्वसनीय मानते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि इस हिसाब किताब का अंकेक्षण हो चुका है, तो अब इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। तो बैंक भी उसको आसानी से लोन देते हैं, बीमा कंपनियां भी जो है इजी वे में बीमा करती है, और आयकर अधिकारी भी उस पर विश्वास करते हुए कर का निर्धारण करते हैं। चलिए, तो ये अंकेक्षण के उद्देश्य हुए। अगला पॉइंट हमारा आता है क्रेडिट रेटिंग प्रणाली। ये अर्थव्यवस्था से संबंधित पॉइंट है, इसको अच्छे से देखना है। क्रेडिट रेटिंग दी जाती है किसी भी संस्था को, उसकी जो है साख कैसी है, क्रेडिट कैसी है उसकी, उसके ऊपर रेटिंग दी जाती है, और उसके लिए कुछ कंपनियां कार्य कर रही है। तो वो कंपनियां कौन कौन सी है वो भी देखेंगे, और उनकी क्रेडिट रेटिंग का नाम क्या है वो भी देखेंगे। तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार कोई सार्वजनिक कंपनी जो है या कोई वित्तीय संस्थान ऋण पत्र जारी करे या जमाए स्वीकार करे, यानी कोई भी ऐसी संस्था या कंपनी जो ऋण पत्र जारी करे, अर्थात तो लोगों से ऋण ले और साथ ही साथ लोगों की जमाएं स्वीकार करे। जैसे बैंक जमाएं स्वीकार करता है, वैसे ही अन्य कंपनियां भी जमाएं स्वीकार कर सकती है, लोगों से पैसा जमा करने के लिए कह सकती है और बदले में उनको ब्याज देती है। तो जमाएं स्वीकार करे या लोगों से ऋण ले,
तो उसे किसी अधिकृत एजेंसी से, ऑथराइज्ड कोई एजेंसी से अपनी क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ती है। क्रेडिट रेटिंग का अर्थ है कि उसकी साख कैसी है, उसका एक अंक उसको प्रदान किया जाएगा, ये एक कैटेगरी प्रदान की जाएगी कि उसकी क्रेडिट कैसी है। तो देश में निम्नांकित क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जिनको आरबीआई ने लिस्टेड किया है, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आरएस में पूछा गया प्रश्न है, ये क्राइसिल या क्राइसिल। ये जो है इसकी फुल फॉर्म देखिए आप, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये फुल फॉर्म है क्राइसिल की, CRISIL। ये पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो भारत में बनी और आज भी यह सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विश्वसनीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मानी जाती है। कुछ और है जैसे इकरा, ICRA, केयर, डिक्री, DCRI, ये भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। तो आप इनका शॉर्ट में नाम याद रखें, ख़ास तौर से आप क्राइसिल की तो पूरी फुल फॉर्म याद रखें क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है क्राइसिल के बारे में पहले भी। अब ये अपनी गणनाएं करती है, कैलकुलेशन करती है, संपत्तियां, दायित्व, उसके लोन, उसके देनदार, लेनदार, इन सब चीज़ों की गणना करके रेटिंग जारी करती है। रेटिंग जो है 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की रेटिंग का अर्थ है, देखिए पहला देखिए सर्वोच्च सुरक्षा, यानी ये सबसे बेस्ट रेटिंग तो यही है कि यदि आप किसी कंपनी में जो है जमाएं देना चाहते हैं, अपनी जमाएं करवाना चाहते हैं, धन जमा करवाना चाहते हैं, या उसको लोन देना चाहते हैं, या उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप ये रेटिंग ज़रूर देखें। और रेटिंग 5 प्रकार की है। सर्वोच्च सुरक्षा, उसके बाद सर्वोच्च के बाद सेकंड नंबर की उच्च सुरक्षा, थर्ड नंबर है पर्याप्त सुरक्षा, ठीक ठाक सुरक्षा, अपर्याप्त सुरक्षा और भारी जोखिम। यानी आप अपना पैसा इसमें तो बिल्कुल न लगाएं, इसमें भी ठीक है, ठीक नहीं रहेगा लगाना। ये 3 ही है और 3 में सबसे जो है वरीयता आप देंगे सर्वोच्च सुरक्षा को। तो इस प्रकार से यह क्रेडिट रेटिंग का पॉइंट हमारा हुआ। आगे एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट कहते हैं इसको। यह किसी आवर्ती वितरण, खास तौर से आय वितरण, यानी जो किसी चीज़ का वितरण एक जनसंख्या में किया जाता है तो उसे आप कहेंगे आवर्ती वितरण, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारी जैसे हम बात करते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय इतनी है, वो राष्ट्रीय आय जनसंख्या में कैसे बटी हुई है, यानी किस वर्ग में कितनी इनकम है, किस वर्ग में कितनी इनकम है, ये हम ज्ञात करना चाहें तो इसमें क्या है, किसी भी आय वितरण में पाई जाने वाली असमानताओं की कोटि का मापन करने में प्रयुक्त होता है। यानी आय वितरण, जैसे भारत की राष्ट्रीय आय NI की हम बात करें, NI जो है, हम पढ़ चुके हैं पहले NI के बारे में, पूरी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, उसमें बटी हुई है। अब हम देखेंगे कि इसमें असमानता कितनी है, यानी हो सकता है ऊपर के 10% लोगों के पास 80% इनकम हो और 90% लोगों के पास मात्र 20% इनकम ही हो, तो यह असमानता का सूचक है। तो असमानता कितनी है इसकी गणना करने के लिए गिनी गुणांक ज्ञात किया जाता है। इसका मान 0 से 1 तक होता है, 0 से 1 होता है इसका मान, 0 से 1। अब देखिए, यदि गिनी गुणांक का मान 0 है, यदि किसी देश में हमने आय वितरण देखा और असमानता ढूंढने की उसमें कोशिश की और गिनी गुणांक से कैलकुलेट किया तो प्राप्त हुआ 0, तो 0 का अर्थ है कि वहाँ पर पूरी तरह समानता है, यानी सारी जो इनकम है वो सबकी समान इनकम है, किसी भी प्रकार का भेद इनकम में नहीं है। परिवार या जो नागरिक है देश के, उनकी सबकी इनकम कैसी है, समान। ये एक आदर्श स्थिति है, ऐसा होना असंभव सा लगता है। और एक है, यदि गिनी गुणांक का मान 1 है तो इसका मतलब है वहाँ पूरी तरह असमानता है, यानी ये समझ लिए कि जैसे 100% जो पूरी इनकम है वो 1% लोगों के पास ही है, तो ये पूरी तरह, और 99% लोगों की इनकम जो है 0 है। तो ये पूर्णतः असमानता और पूर्णतः समानता है, यानी 0 और 1 के बीच जो है गिनी गुणांक प्राय आता है। 0 और 1 जो है चरम सीमाएं हैं जो कि स्टडी के लिए महत्वपूर्ण है। कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें पूरी तरह समानता हो,
कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें पूरी तरह असमानता ही हो। व्यावहारिक स्थिति इनके बीच रहती है। अगला एक पॉइंट है सुई जेनेरिसिस। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, आगे विश्व व्यापार संगठन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें यह पॉइंट आएगा। ये लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है अपनी व्यवस्था। तो इसमें क्या है कि विश्व व्यापार संगठन में WTO में जब साइन किए गए तो कुछ समय के लिए ये जो विकासशील देश थे उनको कहा गया कि भाई आप जो है बीज खरीदने में, कृषि के जो उत्पाद हैं उनके बीज खरीदने में आपकी बाध्यता नहीं होगी आपके किसानों की कि हर साल आप नए बीज ही खरीदें, बल्कि आप अपनी व्यवस्था, यानी किसानों की यह छूट दे दी गई कि आपकी जो पैदावार होती है उसका एक भाग आप अगली फसल के लिए बीज के रूप में रख सकते हैं। ये कुछ समय के लिए छूट दी गई थी। आगे बढ़ते हैं राजकोषीय कर्षण। राजकोषीय कर्षण बहुत ही सिंपल टर्म है कि टैक्स की रेट में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप ऊपर की स्लैब में पहुंच जाते हैं। देखिए अभी जैसे वर्तमान में आयकर की 3 स्लैब हैं, एक है 5%, एक है 20% और एक है 30%। ये 3 स्लैब है। 5 लाख तक इनकम है उसके ऊपर 5% टैक्स लगता है। 5 लाख से 10 लाख इनकम है, 5 से 10 लाख उसके ऊपर 20% टैक्स लगता है, और 10 लाख से ज़्यादा इनकम है उसके ऊपर 3% टैक्स लगता है। ये स्लैब फिक्स है। लेकिन क्या होता है, एक व्यक्ति जिसकी इनकम जैसे मान लीजिए 5 लाख है तो पहले वो 5% टैक्स दे रहा था और अगले साल उसकी इनकम 6 लाख हो गई। 6 लाख होते ही वो ऊंची वाली स्लैब में आ गया, 20% वाली स्लैब में। टैक्स की दरें चेंज नहीं हुई लेकिन इनकम चेंज होने से ऊंची स्लैब में पहुंच जाना राजकोषीय कर्षण कहलाता है। तो आप पढ़ सकते हैं इसमें, कर की दर में कोई परिवर्तन न हो लेकिन वेतन मजदूरी बढ़ने पर अपेक्षाकृत ऊंचे कर स्लैब में पहुंच जाना राजकोषीय कर्षण कहलाता है। सिंपल है बिल्कुल। ये भी हरित लेखांकन, ये RS में पूछा गया प्रश्न है, आप इसको अच्छे से देखें। हरित लेखांकन का क्या अर्थ होता है? हरित लेखांकन का अर्थ होता है कि जब आप राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो आप उस राष्ट्रीय आय को, उस राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आपने किया होगा। प्राकृतिक संसाधन जैसे आपने पेट्रो उत्पाद का किया, कोयले का किया, वनों का किया, जल का किया, ये उपयोग आपने किया, ये प्राकृतिक संसाधन थे। तो इनका उपयोग करने से इनके जो कोष है, इनका जो खजाना है वो रिक्त हो जाता है। तो रिक्त हो जाता है तो आप इनकम, जब आप राष्ट्रीय आय की गणना करें तो आप ये जो खजाना रिक्त हुआ है इसको आप माइनस कीजिए, यानी इस ढंग से कीजिए कि आपने ये एक हिस्सा इसलिए हटा दिया ताकि आप इसका जो डिप्लेशन या रिक्त हुआ है उसको आप वापस भर सके। तो ये कहलाता है हरित लेखांकन। तो देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय प्राकृतिक संसाधनों के अपक्षय यानी डिप्लेशन या रिक्तीकरण या कमी हो जाना को GDP में से घटा देना ताकि उसकी पुनः पूर्ति के प्रयास किए जा सके। इस प्रकार ज्ञात GDP जो है हरित GDP कहलाती है। यह हरित लेखांकन है। यानी नेशनल इनकम या GDP की गणना करते समय आपने प्राकृतिक संसाधनों का जो क्षय किया है, जो उपयोग किया प्राकृतिक संसाधन, चाहे आपके वन हुए, चाहे आपके खनिज हुए, चाहे आपके जल संसाधन हुए, इनका आपने उपयोग किया है और इनकी जो आपने जितनी कमी की है उतनी ही कमी आप GDP में से घटा दीजिए। ये कहलाता है हरित लेखांकन। आगे आता है एक मूल्य वर्धित टैक्स, वैट जो है आप जानते हैं। पहला वैट जो है ये क्रम आप ध्यान रखें। पहला सेल टैक्स होता था, सेल टैक्स विक्रय कर, उसके स्थान पर फिर आया वैट और वैट के स्थान पर आया GST। यानी जितने भी वस्तुओं पे कर थे, वस्तुओं सेवाओं पे, वो GST में शामिल कर लिए गए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिन पे आज भी वैट लगता है। उसमें सबसे प्रमुख उदाहरण है पेट्रोलियम उत्पाद। ये राज्य सरकारें लगाती है, अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष नहीं है। अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसको आप आगे से आगे बढ़ा सकते हैं, आगे से आगे डाल सकते हैं। तो ये कैसे लगता है वैट? वैट ऐसे लगता है कि कर जो उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में होने वाली शुद्ध मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है। अब इसको आप समझिए कि जैसे मान लीजिए
कि पहले चरण में जैसे मान लीजिए गेहूं से बना आटा और आटे से बनी डबल रोटी, तो गेहूं की कीमत आपकी समझ लीजिए 50,000 है, और अब उसको आटा बनाया तो आटे की कीमत हुई आपकी 60,000, और अब उसकी डबल रोटी बनाई तो रोटी की कीमत हुई मान लीजिए 80,000। तो मूल्य वृद्धि कितनी हुई? 50 से 60 पे हुई 10,000, और 60 से 80 के ऊपर हुई 20,000। तो 10,000 पे टैक्स लगेगा, 20,000 पे टैक्स लगेगा, इसको कहते हैं वैट। तो प्रत्येक अवस्था में एक एक जो माल है एक फेज से दूसरी फेज, दूसरी फेज से तीसरी फेज, तीसरी से चौथी में गुजरता है और उसका रूप बदलता जाता है। तो उस दौरान निश्चित मान के चलिए उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। गेहूं से डबल रोटी तक आने में मूल्य में वृद्धि होती है। तो इस मूल्य वृद्धि के ऊपर जो वृद्धि होती है, शुद्ध वृद्धि, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी मूल्य वर्धित कर। और वर्तमान में राज्य सरकारें पेट्रोलियम उत्पादों पर इसको लगा रही है। पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट अभी भी जारी है। ज़्यादातर वस्तुओं पर समाप्त हो गया वैट, वैट का स्थान जीएसटी ने ले लिया है, लेकिन अभी भी कुछ उत्पादों पर यह जारी है। आगे बढ़ते हैं, हम एक और टर्म लेते हैं, उपादान यानी सब्सिडी। आपने खूब सुना होगा, सब्सिडी देती है सरकार, एलपीजी पे सब्सिडी देती है, कृषि उपकरणों पे सब्सिडी देती है, यूरिया और डीएपी पे सब्सिडी देती है। तो ये सब्सिडी होती क्या है? एक्चुअली सब्सिडी का अर्थ है कि उत्पादकों, वितरकों और निर्यातकों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक अनुदान है। यानी सरकार इन उत्पादकों, वितरकों और निर्यातकों को पैसा देती है। क्यों देती है? उनको यह कहती है कि आप ऐसा करना, इसको बाजार मूल्य से कम पर बेचना। जैसे कि मान लीजिए कोई कृषि उपकरण बनाने में लागत आई 100 रुपये, और सरकार ने कहा कि नहीं, कंपनी को कहा कि नहीं, किसान को तुम जो है 70 रुपये में ही इसको बेचोगे। ठीक है, वो कहता है ठीक है मैं 70 में बेच दूंगा, और 30 रुपये जो है सरकार उसको दे देती है कि भाई ये ले तेरा जो घटा हुआ। तो इसको कहते हैं सब्सिडी। तो उर्वरकों पे दी जाती है, एलपीजी पे आप जानते हैं एलपीजी का जो सिलेंडर होता है उस पर भी सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन इसका थोड़ा रूप चेंज कर दिया अब एलपीजी सिलेंडर का। अब आप एलपीजी सिलेंडर भरवाते हैं तो पहले तो पूरा पैसा लेती है वितरण कंपनियां, और बाद में आपकी जो सब्सिडी की रकम होती है वो बैंक खाते में आ जाती है। तो ये कालाबाजारी रोकने के लिए किया गया है, बाकी बात वही है। पहले यही सब्सिडी जो एलपीजी जो कंपनियां थी उनको देती थी सरकार, अब सीधी उपभोक्ताओं को उनके खाते में जमा कर रही है। इस प्रकार से यह सब्सिडी में अब थोड़ा सा चेंज कर दिया सरकार ने। सरकार उत्पादकों, निर्यातकों, वितरकों को न देके उपभोक्ताओं को सीधे दे देती है। उसको प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण भी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, दो शब्द हैं, ये भी इकोनॉमिक्स के टर्म हैं, खूब पूछे जाते हैं। ग्रोथ कहते हैं एक है ग्रोथ और एक है डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है ये देखना है। ग्रोथ जो है एक संकुचित अवधारणा, पहले तो ये ध्यान रखें, जबकि विकास जो है, आर्थिक विकास, एक व्यापक अवधारणा है। ग्रोथ की परिभाषा देखिए दूसरे पॉइंट में, बिल्कुल सिंपल है कि प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन में एक दीर्घावधि में होने वाली निरंतर वृद्धि। यानी जैसे मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय, भारत की बात करें, भारत में पिछले साल प्रति व्यक्ति आय मान लीजिए 1,00,000 रुपये सालाना थी, और अब बढ़ के हो गई है वो 1,04,000। 1,04,000, पिछले साल 1,00,000 थी, इस साल 1,04,000 हो गई, यानी 4,000 की वृद्धि। तो ग्रोथ कितनी हुई? 4%। ये ग्रोथ है। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल इनकम में कितनी वृद्धि हुई वो ग्रोथ कहलाती है। जबकि विकास या डेवलपमेंट में प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन में वृद्धि तो है ही, साथ ही साथ कुछ आर्थिक सामाजिक जीवन के अन्य आयाम भी शामिल है। अब ये अन्य आयाम कौन से हैं ये नीचे देखिए, नीचे पॉइंट दिया। आर्थिक सामाजिक जीवन के अन्य आयाम क्या है? यानी उत्पादन संरचना में परिवर्तन हो। पहले तो ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कृषि क्षेत्र से ना आके उद्योगों से और सर्विस सेक्टर से आए, यानी कृषि से उद्योगों की तरफ बढ़ना। दूसरा है व्यावसायिक ढांचे में परिवर्तन हो।
यानी जो लोग रोजगार में लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए एक देश की जनसंख्या का 80% एग्रीकल्चर में लगा है और 20% उद्योगों और सेवा सेक्टर में लगा है, तो इसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। ये 80 से ये घटना चाहिए और ये 20 से बढ़ना चाहिए। तो व्यावसायिक ढांचे में परिवर्तन हो, उत्पादन की संरचना में परिवर्तन हो, एक चीज़। फिर है जीवन स्तर में, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। सभी लोगों का जीवन स्तर पहले से अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ गरीबी, बेरोजगारी और असमानताओं में कमी आनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि विकास हुआ है। तो ये शब्द विकास हुआ बार बार बोला जाता है। एक तो ग्रोथ हुई, ग्रोथ का अर्थ तो है कि इनकम बढ़ी, पिछले साल जो इनकम थी उससे ज़्यादा हो गई। लेकिन डेवलपमेंट का अर्थ है कि इनकम तो बढ़नी ही बढ़नी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ आर्थिक और सामाजिक जीवन के जो आयाम हैं उनमें भी परिवर्तन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि ग्रोथ जो है एक मात्रात्मक अवधारणा है, यानी इसमें केवल क्वांटिटी देखी आपने, 1 लाख से 1,04,000 पहुँचे, जबकि ये जो है ग्रोथ एक मात्रात्मक अवधारणा है, जबकि ये जो विकास है ये एक ये थोड़ा सा शब्द गलत छप गया है यहाँ, आप इसमें गुणात्मक लिखें। गुणात्मक अवधारणा है, ये एक गुणात्मक अवधारणा है, ये क्वांटिटिव है, ये क्वालिटिव है, और इसलिए यह ज़्यादा उपयोगी है और ग्रोथ थोड़ी कम उपयोगी है। तो गुणात्मक अवधारणा है, संख्यात्मक शब्द थोड़ा गलत लिख दिया है, गुणात्मक आप इसमें कर ले सुधार करके। चलिए एक पॉइंट फिर और ले लेते हैं, अर्थव्यवस्था से ही संबंधित ये पॉइंट है, अर्थव्यवस्था का ही पॉइंट, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, निर्वाह योग्य विकास या सुस्थिर विकास। इसको बिल्कुल आप पहले इस तरह समझे, इसको पढ़े बाद में, सिंपली मैं समझा देता हूँ कि आज आप प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं अपने कार्यों के लिए, आप उनका इतना उपयोग न कर डालें कि वो ख़त्म हो जाए और आपकी जो भावी पीढ़ी है, आगे आने वाली जो जनसंख्या है, उसके पास बिल्कुल भी प्राकृतिक संसाधन न हो। संसाधन पूरी तरह आप खपा चुके हैं, उसके पास बिल्कुल ही ना हो, तो वो क्या करेगी? ये कहलाता है निर्वाह योग्य विकास। यानी आपको इस तरह प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना है कि न केवल आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, साथ ही साथ वो बचा रहे और भविष्य की जो पीढ़ी है, आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ये कहाँ से आई अवधारणा, जरा देख लेते हैं इसमें। बट ब्रंटलैंड आयोग एक जो था, ये भी लोकप्रिय क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। ब्रंटलैंड आयोग ने 1987 में सतत विकास की अवधारणा को सबसे पहले प्रतिपादित किया। 87 में इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें यह सतत, देखिए इसके बहुत से नाम हैं, निर्वाह योग्य विकास, सुस्थिर विकास, सतत विकास, लेकिन अंग्रेजी में एक ही नाम है इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस शब्द को आप याद रखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये प्रतिपादित किया। 1992 में रियो डी जेनरियो में, आपने पढ़ा होगा, पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह सम्मेलन आयोजित करवाया था पर्यावरण के संदर्भ में, पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में, उसको पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। और रियो डी जेनरियो ब्राज़ील की राजधानी है, ब्राज़ील की राजधानी में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इस अवधारणा को वहाँ पर स्वीकार कर लिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जो ब्रंटलैंड आयोग ने जो कंसेप्ट दी थी। अब ये क्या है, इसके अंतर्गत वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते समय भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं, हितों की पूर्ति करने की क्षमता का ध्यान रखा जाता है। वही बात जो मैंने कही कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं न केवल पूरी हो जाएं, साथ ही साथ इतने संसाधन बच जाएं कि भावी जो पीढ़ियां, उनकी आवश्यकताएं और हित भी पूरी तरह पूर्ण हो जाए। अतः प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना कि उनका अनावश्यक दोहन न हो और वे अपने न्यूनतम स्तर पर या उससे अधिक स्तर पर बने रहें। तो कुल मिला के प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार यूज़ करना है कि जितने वह हैं उतने बने रहें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे आप 4 पेड़ काटते हैं तो 4 से ज़्यादा पेड़ वापस भी लगाइए, तो ताकि वो आपके प्राकृतिक संसाधन बने रहें और भावी पीढ़ियां भी उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें।
अगला हमारा पॉइंट है मानव विकास सूचकांक। ये भी खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो किसी देश में मानव विकास कितना हुआ उसके मापन का एक ये इंडेक्स नंबर है, सूचकांक है। इसके अंदर जो है किसने तैयार किया, पहले तो यह देख लें, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये तैयार किया गया है और आर्थिक विकास मापने का एक पैमाना है। इसके 3 तत्व हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक तो है प्रति व्यक्ति आय, यानी देश में हर एक व्यक्ति की आय कितनी है, ये पैमाना लिया जाता है। दूसरा लिया जाता है शैक्षणिक उपलब्धता, यानी शिक्षा का स्तर कितना है, उसमें जो है स्कूलों में प्रवेश का रेशो भी लिया जाता है, साथ ही साथ प्रौढ़ साक्षरता भी ली जाती है, तो दोनों को मिला के शैक्षणिक उपलब्धता होता है। तीसरा आता है जीवन प्रत्याशा, यानी लोगों की औसत आयु कितनी है एक देश में। जैसे भारत में मान लीजिए 68 साल है, 68 साल एवरेज आयु है, तो इस प्रकार से हर देश की अलग अलग आयु जो होती है उसको लिया जाता है। 3 तत्व हो गए, प्रति व्यक्ति आय, शैक्षणिक उपलब्धता और जीवन प्रत्याशा। इन तीनों के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। और इसको जो है प्राइमरली किसने तैयार किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाद में इसको अडॉप्ट किया। एक्चुअली 2 अर्थशास्त्री हैं, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं और अमर्त्य सेन भारत के अर्थशास्त्री हैं। इसको तैयार करने में इनकी विशेष भूमिका रही। अल्पविकसित देशों के लिए विशेष उपयोगी है ये, क्योंकि उनको पता रहता है, उनको ज्ञात हो जाता है कि जो उनके पास विषमताएं हैं, विषमताएं यानी प्रति व्यक्ति आय उनकी कम है, शिक्षा का स्तर वहाँ पे बहुत कम है, औसत जीवन आयु जो है वो भी काफ़ी कम है उनकी, तो इसको पाटने के लिए, इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अभी उनको और कितना चलना है ये तय हो जाता है, इससे ज्ञात हो जाता है। इसमें 0 से लेके 1 तक का जो है मान रहता है। 0 से, जैसे वो गिनी गुणांक में था उसी तरह से 0 का मतलब है स्थिति बड़ी ख़राब है वहाँ पर, और 1 का मतलब है सबसे अच्छी स्थिति। तो इसके आधार पर यह रेटिंग हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है। और आप इसकी जो लेटेस्ट रेटिंग है 2020 की, वो भी आप देख लें तो आपके एक प्रश्न ये भी तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कुछ अन्य प्रश्नों पे। मनोविज्ञान का ये प्रश्न है, और मनोविज्ञान का एक प्रश्न है मेमोरी, यानी स्मृति क्या होती है मनोविज्ञान में। मेमोरी जैसे आप शब्द यूज़ करते हैं बार बार बोलचाल में, मेमोरी अच्छी है, मेमोरी बुरी है, तो वो एक्चुअली उसकी परिभाषा क्या है। तो मेमोरी लैटिन भाषा के मेमोरिया शब्द से लिया गया, मेमोरिया शब्द से ये बना है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐतिहासिक लेखा, हिस्टोरिकल अकाउंट या यादाश्त, यानी रिमेम्बरेंस। रिमेंबर से बना है ये शब्द, रिमेम्बरेंस। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है। पूरा अर्थ देखें मेमोरी का तो आप समझ जाएंगे कि पूर्व की कोई घटना हो या अनुभव को याद रखना या धारण करना ही स्मृति कहलाता है। यानी पूर्व में कोई आपके साथ घटना घटी हो, कैसी भी घटना, अच्छी बुरी, नेगेटिव पॉजिटिव, उसको, या आपके साथ जो अनुभव हुए हैं, जैसे आपने क्लास में टीचिंग प्राप्त की है तो ये आपका एक अनुभव है, उसको याद रखना या धारण करना। धारण करने का मतलब है मस्तिष्क में उसको बनाए रखना, रिटेन करना, यह कहलाता है स्मृति। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ आंशिक संकेतों के आधार पर पूर्व अनुभवों को पुनः स्थापित करने या अनुसरण करने, यानी रिकलेक्ट करने में किया जाता है। अब यह आप समझिए, आधी परिभाषा तो हुई कि पूर्व घटनाओं, अनुभवों को आप दिमाग में कितना रिटेन रख पाते हैं। उसके बाद भविष्य में कुछ आंशिक संकेत आपको प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर वो पूर्व की घटना या अनुभव आपको पूरी तरह रिकॉल हो जाता है, रिकलेक्ट हो जाता है, तो उससे कहेंगे आप मेमोरी। जैसे एक उदाहरण देखिए, आप जो ही कॉलेज के गेट पे पहुंचते हैं, कॉलेज आपने पास आउट कर लिया है, 2 साल 4 साल 5 साल हो गए हैं, और उसके बाद आप किसी दिन कॉलेज के गेट पे पहुंचते हैं या वहाँ से गुजरते हैं, तो ये आपका वर्तमान आंशिक संकेत हुआ। इस संकेत के आधार पर आपके पूर्व के अनुभव यानी कॉलेज के आपके दिन आपको
याद आ जाते हैं, पुनः जागृत हो जाते हैं, उनका अनुस्मरण आपको हो जाता है, ये कहलाती है मेमोरी। मेमोरी के 3 तत्व या अवस्थाएं हैं, देखिएगा। मेल्टन एक मनोवैज्ञानिक हुए और कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी ये 3 तत्व बताए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है एनकोडिंग, संकेतिकी, दूसरा है संचयन यानी स्टोरेज, और तीसरा है पुनः प्राप्ति। बिल्कुल सिंपल है ये। एक तो पहला तो है कि सूचनाएं आप प्रत्यक्ष परसीव करते हैं, सूचनाओं का प्रत्यक्षण करते हैं, यानी जैसे आप पढ़ रहे हैं तो ये आप सूचनाओं का प्रत्यक्षण कर रहे हैं, उनको एक निश्चित प्रारूप में परिवर्तित करके स्मृति में प्रवेश करना। यानी सूचनाएं आप, ये इनपुट है एक प्रकार से, तो आप सूचनाएं जो भी ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं या कहीं पे घूम रहे हैं या कोई फिल्म देख रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसको आप परसीव कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और उसको एक निश्चित संकेत या प्रारूप में चेंज करके आपके दिमाग में वो चली जाती है, ये कहलाता है एनकोडिंग। उसके बाद है स्टोरेज। अब वो सूचनाएं जो आपके दिमाग में चली गई है वो कुछ समय तक आपकी मेमोरी में धारित यानी रिटेन रहती है, जब तक कि उनका कोई उपयोग नहीं होता है। इसका अन्य नाम है धारण करना। तो पहला तो है कि सूचनाएं आपके दिमाग में प्रवेश करें, वो एनकोडिंग हो गया। फिर आपके दिमाग में वो सूचनाएं बनी रहे, स्टोरेज रहे या धारण करना, रिटेन रहे, उसको दूसरा हो गया संचयन, और तीसरा हो गया पुनः प्राप्ति। अब जब आपको भविष्य में आवश्यकता पड़े तो वही सूचनाएं पुनः प्रकट हो जाए। तो संचयन यानी आपकी जो रिटेंशन है उसमें जो उपलब्ध सूचनाएं हैं उनकी वापस खोज करना और उन तक वापस पहुंचना, अन्य नाम है स्मरण यानी रिमेम्बराइजिंग। तो ये 3 रिमेम्बरिंग जो है तीसरा इसका पॉइंट है। तो सूचनाएं, पहला तो जाना, इनपुट, फिर स्टोरेज, कंप्यूटर की भांति है बिल्कुल आपका दिमाग भी, सूचनाएं आपके दिमाग में जाती है, एनकोडिंग, फिर आपके दिमाग में बनी रहती है स्टोरेज, और जब आवश्यकता पड़े तो वापस उनकी प्राप्ति हो जाती है, रिट्राइवल जिसे आप कह सकते हैं। चलिए, ये हुआ मेमोरी के 3 तत्व। अब लेते हैं हम अभिप्रेरणा। तो जो लोक प्रशासन और प्रबंध के जो विद्यार्थी हैं दोनों इस शब्द से परिचित है। यह शब्द मनोविज्ञान से ही लोक प्रशासन और ये कंसेप्ट अभिप्रेरणा की लोक प्रशासन और प्रबंध में आई है। तो आप इसको अच्छे से देखें कि वह आंतरिक अवस्था, मोटिवेशन कहते हैं अंग्रेजी में से, वह आंतरिक अवस्था जो किसी प्रकार की आवश्यकता कैसी होगी, दैहिक या मानसिक, यानी शारीरिक या मानसिक आवश्यकता या अभाव की दशा में अनुभव होती है। यानी एक आंतरिक बेचैनी या एक आंतरिक अवस्था है ये, जो जब भी आपके पास किसी आवश्यकता, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, उसकी जब कमी होती है तो आपको जो है फील होती है। फिर ये क्या करती है, ये प्राणी के व्यवहार को अग्रसित या क्रियाशील यानी प्रणोदन करती है, यानी प्राणी के व्यवहार को उस दिशा में आगे बढ़ाती है जिस दिशा में उसका उस अभाव या आवश्यकता की पूर्ति हो सके। उसका व्यवहार लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में निर्देशित करती है और लक्ष्य प्राप्ति तक उस व्यवहार को बनाए रखती है, बरकरार रखती है। यही मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन एक फीलिंग है, एक आंतरिक अवस्था है जो आपकी आवश्यकता की, आपको कोई कमी नज़र आई तब उत्पन्न होती है। फिर आपको उस आवश्यकता की पूर्ति करने की दिशा में आपको अग्रसित करती है, आपको लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में निर्देश भी देती है कि ये कीजिए ताकि आपकी वो आवश्यकता संतुष्ट हो सके। और फिर है कि उसको बनाए भी रखती है। यह नहीं है कि आपको निर्देशित करके छोड़ दे और आपकी आवश्यकता पूरी हो ही नहीं, लास्ट जब तक आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपके उस बिहेवियर को बनाए भी रखती है। आप इसे इंग्लिश में भी थोड़ा सा छोटे छोटे शब्दों में तोड़ के याद रख सकते हैं। इंटरनल स्टेट विथ नीड्स, यानी आवश्यकताओं से संबंधित आंतरिक अवस्था है जो 3 चीज़ें करती है। क्या करती है? एक्टिवेट बिहेवियर, आपके व्यवहार को अग्रसित या क्रियाशील करती है। डायरेक्ट बिहेवियर आपके व्यवहार को क्या करती है? निर्देशित करती है। और मेंटेन बिहेवियर, और आपके उस व्यवहार को बनाए रखती है, तब तक बनाए रखती है जबकि आपका गोल या आपकी जो नीड है वो प्राप्त न हो जाए। तो ये हो गई आपकी अभिप्रेरणा। अब इसमें देखेंगे हम
अभिप्रेरकों के दो प्रकार देखेंगे, तीन प्रकार, माफ़ कीजिए। अभिप्रेरक यानी मोटिव्स जो होते हैं या प्रेरणाएं जो होती हैं, उनके दो प्रकार, तीन प्रकार होते हैं। ये तीन का नाम देखें पहले तो। एक तो जैविक, बायोलॉजिकल यानी शरीर से संबंधित मोटिव्स होंगे ये निश्चित रूप से। एक है अर्जित यानी एक्वायर्ड, जिसका अन्य नाम सामाजिक प्रेरणा है, यानी ये शरीर से संबंधित नहीं है, पर चूंकि आप समाज में रहते हैं तो इस तरह के मोटिव आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और तीसरा है, वो है अनसीखी, अनलर्नेड, यानी आपने कहीं से सीखी नहीं है लेकिन वो आपके साथ व्यवहार में जुड़ गई है। ये शारीरिक प्रेरणाएं तो नहीं है, लेकिन कुल मिला के शारीरिक प्रेरणाओं से जुड़ी हुई जरूर है। तो इन तीन को देखिए। शारीर आप बिल्कुल ईजी है, आप समझ आएंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो। जैविक जो शरीर से संबंधित है, यानी इनको अंग्रेजी में बायोलॉजिकल कहा गया है, ठीक है। इनको शारीरिक, दैहिक या जन्मजात प्रेरणाएं भी कहते हैं, यानी ये मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके साथ ही जुड़ी होती है। कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं, जो देखिए, जो शरीर के ऊतकों में आधारभूत आवश्यकताओं द्वारा उत्पन्न होती है। शरीर के जो हमारी कोशिकाएं और कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक। तो ऊतक में कुछ आवश्यकताओं की कमी उत्पन्न होती है, तब ये अपना आप ही संकेत देने लग जाती है। ये तत्व शारीरिक तंत्र के लिए अति आवश्यक है। इनकी रिक्ति या कमी होने पर शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। एक व्यक्ति ऐसे नियामक व्यवहार यानी रेगुलेटरी बिहेवियर करने हेतु प्रेरित हो जाता है कि पुनः शारीरिक समस्थिति यानी होमोस्टेटिस प्राप्त हो जाए। तो ये जब शरीर में जब इनकी कमी हो जाती है, ये शारीरिक जो मोटिव्स हैं इनकी कमी हो जाती है, तो व्यक्ति का शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। एक उदाहरण लीजिए, भूख। जब भी आपको भूख लगती है तो फिर आपका पूरा बिहेवियर खाना खाने की तरफ अग्रसित हो जाता है। ये सभी प्राणियों में समानता पाई जाते हैं, लेकिन इनकी संतुष्टि की प्रक्रिया सांस्कृतिक परिवेशों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। यानी भारत में अलग हो सकती है, अमेरिका में तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये होती सभी प्राणियों में, जो भी, क्योंकि ये जन्मजात है, व्यक्ति पैदा होता है उसके साथ ही होती है। उदाहरण के रूप में भूख, प्यास, कामेच्छा या सेक्सुअल जो है डिजायर, उत्सर्जन, नींद, श्वसन, दर्द परिहार यानी दर्द से छुटकारा पाना, ताप नियमन, या जैसे गर्मी लग रही है तो आप कोई ठंडी जगह पे जाना चाहेंगे, या सर्दी लग रही है तो आप अपने ताप को बढ़ाना चाहेंगे। इस प्रकार की ये आवश्यकताएं शारीरिक है, शरीर के साथ जो है शरीर के ऊतकों में रची बसी है, और इनकी जब भी कमी होती है आपका शारीरिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए आप ऐसा व्यवहार करेंगे कि सबसे पहले इनकी पूर्ति करेंगे, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे। उसके बाद है अर्जित। ये अर्जित कैसे हैं? इनको सामाजिक प्रेरणाएं भी कहा गया। ये सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान उत्पन्न होती है। आप समाज में रहते हैं, एक दूसरे लोगों से घुलते मिलते हैं, लोगों को देखते हैं, समझते हैं, तो ये आवश्यकताएं बन जाती है। इनमें व्यक्ति स्वयं को सामाजिक रूप से जीवित रखने और श्रेष्ठ रखने के लिए सीखता है। ये सीधी बात है कि व्यक्ति स्वयं को जीवित रखे उस समाज में, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से जीवित रखे उसके ऊपर आ चुकी है, सामाजिक रूप से सोशल प्राणी के रूप में अपने आप को जीवित रखे समाज में, और बल्कि जीवित न रखे, समाज में श्रेष्ठ बनना चाहे, तो फिर ये आवश्यकताएं उससे जुड़ जाती है। अब ये कौन सी है देखिए, उपलब्धि प्रेरणा, संबंधन प्रेरणा, सत्ता की प्रेरणा, आक्रमणशीलता की प्रेरणा, अनुमोदन की प्रेरणा, और संज्ञानात्मक वैषम्यता। ये देखिए क्या है, आप संक्षेप में इनको देख लें। उपलब्धि प्रेरणा यानी अपनी क्षमताओं से उत्कृष्टता के मानकों को प्राप्त करना। व्यक्ति चाहता है कि मुझे जो है उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हो, समाज में उपलब्धि प्राप्त हो। कोई न कोई, जैसे कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आरएएस बनना चाहता है, कोई सरकारी नौकरी लगने में ही संतुष्ट है, इस प्रकार की आवश्यकताएं। फिर देखिए संबंधन प्रेरणा, यानी वो दूसरों के साथ जुड़ने की इच्छा होती है उसकी, कि समाज के लोगों के साथ प्रेम से, मित्रता से मैं रहूं, ये संबंधन है। सत्ता की प्रेरणा देखिए, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, दूसरों पर नियंत्रण करना चाहता है, कि मैं जो है पहले तो कि नौकरी लग जाऊं, फिर नौकरी लगने के बाद ये नौकरी में मज़ा नहीं है, आरएएस ही बनूं,
आरएस बनने के बाद नहीं मैं तो आईएएस ही बनूं, तो दूसरों पे या फिर मैं राजनीति पे जाऊं या बहुत बड़ा व्यक्ति बनूं, दूसरे मेरे आदेशों का पालन करें, यह सत्ता की प्रेरणा है। आक्रमणशीलता की बात करें कि आक्रमणकारी भी हो जाता है व्यक्ति, वो दूसरों को शारीरिक, आर्थिक या शाब्दिक चोट पहुंचाना भी चाहता है। कोई उसका शत्रु है, उसके साथ उसकी बनती ही नहीं है, तो उसको हानि पहुंचाने की सोचता रहता है, जुगाड़ करता रहता है। अनुमोदन की प्रेरणा, अनुमोदन का मतलब है कि दूसरों से कुछ उसे मिले, दूसरों से जिनको वह अधिक महत्वपूर्ण समझता है वो उसका क्या करे, धनात्मक मूल्यांकन करे, उसकी प्रशंसा करे, उसको प्रतिष्ठा प्रदान करे। यानी दूसरे जिनको वो महत्वपूर्ण समझता है कि जैसे समाज में कोई बड़ा व्यक्ति है, वो मेरी प्रशंसा करे और कहें कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छा काम किया, इस प्रकार की है प्रेरणा। फिर है संज्ञानात्मक वैषम्यता, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो चीज़ आप जानते हैं और जैसा आप विचार रखते हैं और उसके उलट आपको कोई न्यूज़ मिलती है, तो फिर आप उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, वास्तविक घटना और घटना से संबंधित विचार या विश्वास की विषमता को पाटने का प्रयास करना। वास्तव में क्या घटना हुई है और आपके विचार क्या है, आपको उत्सुकता हो जाती है कि जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट में रुचि रखते हैं और आप चाहते हैं कि फला क्रिकेटर जो है आउट ना हो, शतक बनाए, और आपको पता चलता है कि वो शून्य पे आउट हो गया, तो फिर आप देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में वो शून्य पे आउट हुआ है क्या। यह है, तो वास्तविक घटना और उस घटना से संबंधित आपके क्या विचार है, दोनों में यदि विषमता आ रही है, दोनों में अंतर आ रहा है, तो फिर आप उस अंतर को मिटाने का प्रयास करते हैं। ये एक आपकी आवश्यकता होती है। चलिए, कुछ अनसीखी प्रेरणाएं भी हैं। अब अनसीखी प्रेरणाएं क्या हैं, जो देख लीजिए। अनसीखी प्रेरणाओं का मतलब है कि ऐसी प्रेरणाएं जो शारीरिक प्रेरणाएं नहीं हैं, शारीरिक तो नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शारीरिक आवश्यकताओं से ही जुड़ी है। यानी शारीरिक जैसी है, जैसे भूख, प्यास, नींद, है ना, उसी प्रकार से यह भी ऐसी बन गई है कि आपकी बॉडी की हैबिचुअल आदत में आ गई है। जैसे समाचार पढ़ना, सुबह सुबह उठते ही किसी को अखबार पढ़ने की तलब रहती है, किसी को शाम को या सुबह खेलने की रहती है, किसी को घूमने की बहुत इच्छा होती है, टहलने की इच्छा होती है। तो ये सारी जो है शारीरिक तो नहीं है लेकिन लगती ऐसी है जैसे शारीरिक है। इनमें मुख्य रूप से क्रियाशीलता की प्रेरणा, अन्वेषण की प्रेरणा, उत्सुकता की प्रेरणा, ये इन्हीं से निकली है। उत्सुकता लगी रहती है व्यक्ति को कि मैं जानूँ क्या हो रहा है, कोई नई चीज़ खोजने की इच्छा होती है व्यक्ति की, एक्टिव रहने की इच्छा होती है व्यक्ति की कि मैं हमेशा एक्टिव रहूं। ये इस प्रकार इसमें आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जो अनसीखी है, शारीरिक नहीं है लेकिन लगती है जैसे शारीरिक आवश्यकताएं ही हो। तो इस प्रकार से ये हमने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखे जो खास तौर से मुख्य परीक्षा में आपके लिए बड़े उपयोगी है। इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही रखेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसा मेरा विश्वास है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।